ये एक तो ऐसा नहीं कि आप उनको, आई थिंक हम अब लाइव गए। ओके, हाँ अब ये आया ना साथ में। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि हाँ। आज जो हम विद्रोहिणी की बात करने वाले हैं, और ओजस्वी महिलाओं की कहानी के किस्से, जैसे कि ये किताब कहती है। तो मैं सोच रही थी कि इन किस्सों के भीतर जाने से पहले मैं आपसे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं तुमसे। हाँ। और मुझे लगता है बहुत बदलाव की बात हो रही है, तो ये काफी औपचारिक लग रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ, अगर अनुमति हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल प्लीज, है ना? मैं ये कहने ही वाली थी कि ये हम आप वाले उसमें नहीं जाए तो हाँ, अच्छा है ना? है। हाँ, जैसे हम वो हमेशा बात करते वैसे ही करें। हाँ, फॉर्मेट में एंटर हो जाते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है, तो उसको ब्रेक हाँ करने की बात है, तो ये शुरुआत तो हमें भी करनी चाहिए। हाँ। तो मेरा ये सवाल था कि जब अनुवाद कर रही थी तुम, हम्म, तो क्या तुम्हारे जो आमतौर पर जो तुम्हारा काम है, या जो टारगेट ऑडियंस है, या जिस उम्र के लोगों के लिए तुम लिखती हो, हम्म, उससे अलग था, क्योंकि ये छोटी लड़कियों के लिए है। हम्म। मतलब बहुत छोटी नहीं, लेकिन फिर भी किशोरावस्था। तो ये करते हुए क्या तुम्हें अपना तरीका बहुत बदलना पड़ा, या कोई चुनौती आई इसको अनुवाद करते हुए? हम्म। नहीं, चुनौती जैसी तो नहीं थी उस तरह से, क्योंकि बच्चों के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना जितना सहज और जितना आसान होता है बड़ों के मुकाबले, तो इस किताब को को ट्रांसलेट करना उतना ही कंपैरेटिवली इजी था। मतलब भाषा के लिहाज से उसमें थोड़ी भाषा सरल रखी थी। और जब आप बच्चों से बात करते हुए आपकी जो वॉक्यूबुलरी होती है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपनी बात कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें बहुत मतलब उनके ज्ञान में नए शब्द नहीं जोड़ेंगे, मतलब आप उसमें और नए वर्ड्स ऐड करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना हो। वो उसकी ओवरऑल वो ऐसा हो कि वो समझ में आए, और बीच में कोई एक नया शब्द आया है तो वो उनके लिए एक नया इंट्रोडक्शन भी हो कि उन्होंने ये नया सीखा। तो भाषा को जितना हो सके आसान रखने की कोशिश की थी। उसमें एक किस्सा गोई वाला एलिमेंट रहे कि हम कहानी सुना रहे हैं। जैसे इस किताब की हर कहानी एक समय की बात है। एक लड़की थी, उस गांव में एक लड़की रहती थी, वो हर कहानी वैसे ही तकरीबन शुरू होती है। अंग्रेजी में वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं था, और कई बार शुरू के ही वाक्य बहुत लंबे लंबे थे, तो मैंने उन लंबे वाक्यों को तोड़ के दो तीन छोटे छोटे सेंटेंस बना के इस तरह से आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। लेकिन ये बात जो है ना कि सिंपल भाषा में लिखना, ये एडल्ट्स के लिए की गई राइटिंग में भी आई ट्राई टू प्रैक्टिस कि ट्राई टू कीप इट लाइक एज सिंपल एज पॉसिबल। जटिल नहीं होना चाहिए, बात गहरी हो, बड़ी हो, और उसको कहने का तरीका ऐसा हो कि वो कम्युनिकेट हो, चोट दिल पे लगे, लेकिन हो एकदम आसान तरीके से कही गई। तो एक इस और बात, यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और फिर तुम और ऐसी किताबें ऐसे अनुवाद करना चाहोगी, या? मुझे बल्कि ऐसा लग रहा है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कि इतने समय से सब लोग बोलते हैं रहे हैं, चाहते रहे हैं, कहते रहे कि लिखने के लिए, लिखने के लिए, और मैंने बहुत सारी चीजें लिखी, लिख के आधी छोड़ दी, कोई कहीं कुछ पढ़ा है, आधा कहीं उधर पड़ा हुआ है। नो, नथिंग कुड लाइक रियली कनेक्ट, या इस तरह से कि लगे कि ये कितना जरूरी है, कि ये करना चाहिए, ये लिखना चाहिए। क्योंकि एडल्ट्स के लिए क्या क्या, जो कोई भी काम है ना, उनके लिए बहुत है ऑलरेडी इफरात में, दुनिया में। अगर कोई सचमुच पढ़ना समझना चाहता है, नजरिया बदलना चाहता है, स्त्रियों के नजरिए से चीजों को समझना चाहता है, तो बहुत कुछ है। मतलब मैं भी उसमें ऐड कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, और खासतौर पे हमारी भाषा में, हिंदी में। तो मुझे तो ये आइडिया ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कि मर्दों को फेमिनिज्म समझाने की इतनी साल से कोशिश कर रहे हैं, मुझे हम्म, लगता नहीं कि एबीसीडी भी हम ढंग से उनको सिखा पाए। अगर हम्म। बच्चे को सिखाएंगे तो वो कम से कम सीख के कुछ ज्यादा बेहतर इंसान बनेगा। तो इनफैक्ट मुझे ये आइडिया ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कि बच्चों के लिए लिखा जाए, बट मर्दों का तो जो होना, कांड होना था, हो चुका। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं, हम्म, बच्चों के लिए है। हाँ। बल्कि ऐसा मैंने बचपन में देखा था कि जब जब कोई किताब आती है, कोई भी हम्म, ऐसे वीर गाथा, नेशनल बुक ट्रस्ट की
मेरे पास अंग्रेजी और हिंदी में थी स्टोरीज ऑफ वेलर और बहादुरी की कहानियां, तो उसमें काफी सारे मुझे याद है, एक तो बिरसा मुंडा, पता नहीं बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुझे पुरुष ही ज्यादा याद है। तो ऐसी किताब तो सबको दी जाती थी कि भाई ये हमारे देश के वीर हैं, इनसे पढ़ो, इनको पढ़ो, इनसे सीखो। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे महिलाओं का चित्रण होता था या वो आगे है, अगर ऐसी किताबें मिल रही हैं, तो वो फिर खासकर लड़कियों को दी जाती थी कि हम्म। जो पुरुष है उससे तो सभी प्रेरित हो सकते हैं, और लड़कियों के लिए लड़कियों वाली किताब। हम्म। तो ये किताब पढ़कर तुम्हें क्या लगता है, अगर अलग अलग जेंडर के बच्चे हैं, सबके लिए इस तरह की किताबें कैसे अपील करें? सी अगर कोई पेरेंट्स अपने बेटे, हालांकि ये बड़ा वो है ना कि रेबल गर्ल्स लीड विद्रोहिणी, 25 ओजस्वी स्त्रियों के किस्से, और हम्म। इसका जो ब्रांडिंग भी है ना वो कुछ इस तरह से किया गया है कि गर्ल्स बेड टाइम स्टोरी हम्म। ना, चिल्ड्रंस बेड टाइम स्टोरीज नहीं है कि हम्म। ये सभी के लिए है। तो ठीक है ये आइडिया कि हम लड़कियों को और ऐसी लड़कियों के बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में बताएं जिनकी का रास्ता आसान नहीं था, जो बहुत सारी मुश्किलों से होकर कहाँ तक पहुंची, उन्होंने हासिल किया। लड़कियों को वो जो सारा रोल मॉडल और इमेज महिलाओं का मिलता है हम सब लड़कियों को कि माँ, दादी, नानी, ऐसे नहीं, ऐसी भी होती हैं महिलाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स अपने बेटे को भी, अपने 6 साल 7 साल के बेटे को भी रोज सोने से पहले 25 ओजस्वी स्त्रियों के किस्से सुनाएंगे, तो उसके दिमाग पर भी, उसके सबकॉन्शियस में, उसकी ग्रोइंग का ये हिस्सा होगा कि स्त्रियां जो है वो सिर्फ खाना बनाने और घर के काम करने वाली, या हो सकता है आजकल तो बहुत सारी महिलाएं नौकरी करती हैं तो सिर्फ नौकरी पे जाने वाली नहीं होती हैं। मतलब याद है कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो कोई बहुत वायरल हो रहा था जिसमें से एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी से सवाल कर रही है कि अब्राहम लिंकन ने कहा दैट गॉड मेड ऑल मेन इक्वल, तो ओ भाई विमेन आर नॉट इक्वल। और फिर वो कह रहे हैं कि मैन मेड दिस, हाँ तो फिर वो कह रहे हैं कि एफिल टावर लड़की नहीं बना सकती, बहुत छोटी सी बच्ची है। तो इट्स अ वेरी जेन, और वो उसको इस बच्चों के स्कूल की किताब में ये लिखा है कि मैन मेड और गॉड मेड ऑल मैन इक्वल। तो वो बहुत सहज जिज्ञासा उसके मन में कि मतलब मेरी बात कहाँ है उसमें। तो अगर लड़के, मतलब अगर ये सब कुछ इस तरह से हिस्सा हो कि किताबें भी सभी के लिए हो, क्लासरूम में जो बात हो वो सबके लिए हो, लड़कों को लड़कियों के बारे में और लड़कियों को लड़कों के बारे में और दोनों को दोनों के बारे में, वो जो बाइनरी है ना, डिस्क्रिमिनेशन हटा के हम अगर उसकी बात करें और सभी को उसमें शामिल करके चले तो, और इंडियन पर्सपेक्टिव में चूंकि किताब हिंदी में है तो खास तौर पे अगर मम्मी पापा ये किताब खरीद के अपने बेटों को भी रोज रात में सोने से पहले एक बहादुर औरत की, एक सफल औरत की, एक कामयाब औरत की, एक कुछ हासिल करने वाली, लड़ने वाली, जीतने वाली औरत की कहानी सुनाएंगे, तो वो बड़ा होके he'll definitely be a better man, a better human being. क्योंकि तुमने पहले हिंदी भाषा की बात की थी कि हिंदी भाषा में और कम है, मैं टाइटल के बारे में सोच रही थी कि जो शीर्षक है अंग्रेजी में वो तो रिबेल गर्ल्स है। अब रिबेल बहुत ही कूल वर्ड हो गया है, वो टी शर्ट पर जा सकता है, आपके आपके मग पर जा सकता है। लेकिन हाँ विद्रोहिणी जैसे कहते हैं तो बिल्कुल लगता है कि अभी झांसी की रानी या हाँ अभी शायद कंगना वो रोल करेगी, पता नहीं। तो हाँ मुश्किल, मतलब एक एक कूलनेस से ज्यादा लगता है कि बहुत ही भारी और वजनदार शब्द हो जाता है। तो क्या मतलब मैं सोच रही थी कि कहानियां बाहर की हैं, मतलब भारत के बच्चे जो पढ़ेंगे तो क्या बच्चों को कभी ऐसा लगेगा कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में थे इसलिए कर लिया, लेकिन भारत में तो हम विद्रोही विद्रोहिणी होना बहुत मुश्किल है, रिबेल गर्ल्स होना ज्यादा आसान है। ये जो संदर्भ का फर्क है, तो मैं कहीं ऐसा हाँ। लगता है क्या कि कहीं पे कोई गैप हो सकता है? ये गैप आ सकता है, और लेकिन इसको जो किताबें पढ़ा रहे हैं, जो जो एडल्ट्स हैं आसपास, वो अपनी समझदारी से उस गैप को भर सकते हैं। सी हमको विद्रोहिणी वक्त
शब्द इतना भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रेबल की तरह इतना वाइडली यूज्ड नहीं है, वो बहुत कम इसका जिक्र आता है। ऐसा नहीं कि जिस तरह की महिलाओं की कहानियां इस किताब में हैं, ऐसी और बहुत सारी कहानियां हमको अपने देश में ढूंढने पे नहीं मिलेगी। बहुत सारी हैं, लेकिन उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उतनी किताबें नहीं लिखी गई, उतनी बार उनका नाम दोहराया नहीं गया, उतना बार उसका जिक्र नहीं हुआ कि वो हर जगह एक पॉपुलर कल्चर में आ जाएगी। हर एक लड़की, हम सब अपनी तरह की विद्रोहिणी हैं, जो हम एक सिस्टम को तोड़ के अपने लिए अब मतलब सब कुछ बहुत ऐसे थाली में सजा के मिला तो अब तोड़ ही रहे होते हैं, हर दिन तोड़ रहे होते हैं, हर वक्त तोड़ रहे होते हैं। तो हम सब अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी जगहों से विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन ये हम अपने आप को विद्रोही नहीं कहते कि मैं मनीषा विद्रोहिणी, अंकिता विद्रोहिणी, क्योंकि विद्रोहिणी मतलब कि वो तो झांसी की रानी थी, क्योंकि वो एक ऐसा शब्द जो बहुत इस्तेमाल होता हो, बार बार उसका जिक्र होता हो, कि वो एक पॉपुलर नरेटिव का, पॉपुलर डिस्कोर्स का, भाषा का हिस्सा बन जाए, तब तो वो सहज हो जाएगा। और विद्रोहिणी शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ दो चार खास संदर्भों में ही इस्तेमाल हुआ है, और वो इसलिए भी क्योंकि वो और जो सैकड़ों हजारों कहानियां हैं वो सुनाई ही नहीं गई, वो लिखी ही नहीं गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं। तो ये किताब पढ़ के हो सकता है किसी को ऐसा लगे, लेकिन अगर इसके बाद 50 किताबें और ऐसी हो मार्केट में जिसमें अपने देश की ऐसी लड़कियों के ऐसे ही किस्से हो, कहानियां हो, तो वो कितना नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिर्फ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और वहाँ के लोगों की बात है, हमारे यहाँ भी है इस तरह की लड़कियां, ऐसी कहानियां। अंकिता, मुझे लगता है कि तुम मुझसे सवाल मत पूछते रहो, मुझे तुमसे ही सवाल पूछना है। इसको दो तरफा रखते हैं। सूचना तो का अधिकार है तो भाई कोई भी मांग सकता है सूचना। हाँ, एकदम। नाउ इट्स माय राइट, माय टर्न टू राइट टू इंफॉर्मेशन। यू टेल मी कि जब तुम बड़ी हो रही थी, जब तुम स्कूल में थी और आसपास घर में अखबार आता होगा, जिस भी तरह की कहानियां, किस्से, किताबें, सूचनाएं, जो कुछ भी जिन भी स्रोतों से मिल रहे थे आसपास, तो तुम्हारी आसपास की दुनिया की कहानियां कैसी थी और उन कहानियों की औरत कैसी, किस तरह के मेरे फीमेल कैरेक्टर्स है? मनीषा, तुम्हें अंदाजा होगा बिहार और झारखंड में जैसे आप बड़े होते हैं तो बहुत सारी किताबें नहीं थी मेरे पास। हम्म, मतलब कहीं कहीं से आ जाती थी। जिस नेशनल बुक ट्रस्ट की मैं बात कर रही थी किताब की, हम्म, वो किसी लाइब्रेरी से आई थी और बिल्कुल दीमक लगी हुई किताबें थी, कुछ रख रखाव नहीं था उनका। और इस तरह से ढूंढ ढूंढ के मतलब वो वो हालत थी कि होता है ना कि जो कहते हैं कि अगर हम भूंजा खा रहे हैं तो उसमें जो कागज होता है अखबार का वो भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ रही थी कि भाई पढ़ने को कुछ तो मिले। और हाँ, क्योंकि मैं नाना नानी के साथ रही तो उस तरह से बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं थी। अगर बच्ची पढ़ रही है तो ठीक है, शांति से बैठ के पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त हाँ, तो मुझे मतलब जो भी मिलता था, हम्म, यहाँ तक कि सरिता मनोरमा जो भी कुछ, और कभी कोई, मुझे याद है कि कोई बस से जा रहा एकदम था और एकदम। मुझे सरस सलील भी मिला था और वो भी मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा कि मतलब अब ये सारी चीजें जो हैं जिससे कि स्त्री पुरुष के रिश्ते को दिखा दिखा रहे हैं, उसमें मतलब एक उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है। लेकिन मनीषा, आप उसको लेके बहुत ये तो नहीं हो सकते ना, मतलब आप अपने आप को उसमें नहीं देख सकते, आप प्रेरित तो नहीं हो सकते। तो मुझे हम्म, याद है कि मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे राजकुमारी की कहानी पढ़ना पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे उसको देख के ये नहीं लगा कि अरे मैं भी वैसे बनूं, बल्कि कभी कभी वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती थी। कभी लगता था कि अरे ऐसे, जब लड़की ऐसे रहती है तब लड़के उसे पसंद करते, तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसी हूँ क्या। या कभी होता था कि नहीं, जिसको पहले टॉम बॉय कहते थे कि जब टॉम बॉय की तरह रहती है लड़की तब उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो सबसे अलग दिखती है। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं ऐसी हूँ या नहीं। तो इस तरह की चीजें मिल रही होती थी। लेकिन जब बाद में मैं जब रांची में आई तो वहाँ पे एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी जो बाद में इंटरनेशनल लाइब्रेरी बन गई। वहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी किताबों की। तो हम्म। वहाँ पर फिर मुझे बहुत सारी किताबें मिलने लगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा शायद मैंने मतलब जितनी भी वहाँ की नैन्सी ड्रू थी मैंने पढ़ डाली।
तो पहली बार इस तरह से मुझे लगा हुआ कि भाई ये लड़की है और कुछ जाके वो कर रही है और कारनामे कर रही है। तो उससे मुझे बिल्कुल मतलब 2 दिन 1 दिन पहले भी परीक्षा है तो मैं नैन्सी ड्रू पढ़ के खत्म कर देती, 6-7 किताबें लाती थी और 2 दिन में सब खत्म हो जाता था। और फिर 2 हफ्ते तक मैं इंतजार करती थी कि मेरे नाना 2 हफ्ते के बाद फिर मुझे ले जाएंगे लाइब्रेरी। तो ये फर्क होता है कि ठीक है आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं, हम सब पढ़ ही रहे थे अपने आप को एंगेज रखने के लिए, लेकिन किस चीज़ से आप जुड़ते हैं और किस चीज़ को ठीक है आप सब देख रहे हैं या आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा है या मिक्स मैसेजिंग दे रहा है, वो एक अलग चीज़ थी। और ये कि हाँ ये कर सकते हैं, ये मैं करना चाह रही हूँ, वो पता चल रहा था। तो मतलब मुझे बहुत बात तक भी कॉलेज में भी नैन्सी ड्रू के सपने आते थे कि कैसे वो लड़ाई कर रही है, एडवेंचर कर रही है। नैन्सी ड्रू का जिक्र एक जगह इस किताब में भी है, एक लड़की की बड़ी हाँ, मैंने वो पढ़ा। थी। हाँ, तो ये फर्क था कि जब मतलब लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसी ही चीजें लोग चाह रहे हैं इसीलिए हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब लोग या बच्चे वो तो ढूंढते रहते हैं, किसी ऐसी रिलेटेबल चीज को ढूंढते हैं जिससे हम जुड़ पाए। अब प्रिंसेस की बात मैंने की तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, अ लिटिल प्रिंसेस जो कहानी है, जहाँ तक मुझे याद है उस कहानी में बहुत जल्दी उसके पिता कहीं खो जाते हैं, या उस समय तो उसे यही पता होता है कि उसके पिता शायद या मर जाते हैं शायद। तो उसके बाद वो अकेली हो जाती है, अनाथालय में रहती है। और उसके पिता उसे कहते थे शायद कि प्रिंसेस की तरह हो, और वो भी शायद किताबें पढ़ती थी। लेकिन उसका सार ये था कि उसने गांठ मान ली थी मन में कि प्रिंसेस का मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत हो या आपके पास गहने। प्रिंसेस का मतलब ये कि आपका व्यवहार प्रिंसेस की तरह होना चाहिए। और राजकुमारी का व्यवहार कैसे होना चाहिए कि वो सबका ध्यान रखे, वो लोगों के प्रति दयालु हो, उसके पास अगर उसकी ये प्रजा है तो उसके पास जो भी कुछ होगा उसको उसका फर्ज है कि प्रजा का ध्यान रखना है, तो उसको बांटना है। तो आप किसी भी चीज से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना। तो बाकी तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या मैंने ऐसे पढ़ी कथाएं पढ़ी हो, डिटेल्स याद नहीं, याद है कि पढ़ी थी। लेकिन ये मुझे बहुत अंदर तक, मतलब उस समय हमारे घरों में भी मनीषा कई बार आपको पैसे को लेके हमेशा एक स्ट्रगल रहता था, या फिर होता था कि बहुत संतुलित मात्रा में ही सारी चीजें आपको मिल रही हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था कि आपके पास 10 कपड़े हैं या 10 जूते हैं। तो मुझे लगता था कि देखो इस प्रिंसेस के पास भी कम चीजें हैं, लेकिन ये इस तरह से व्यवहार करती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसकी तरह बन के ऐसा व्यवहार करूंगी। तो इस तरह की जो किताबें होती है वो आप पे असर डालती है, बाकी तो आई गई हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मुझे बचपन में बहुत सारी तरह-तरह की कोर्स के अलावा भी किताबें पढ़ने को मिलती थी। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि उसमें से कोई भी कहानी जो है, वो इस तरह की हो जो एक मज़बूत स्त्री चरित्र ना, एक बहादुर लड़की, एक मज़बूत लड़की, उसके बारे में हो। और जो स्टीरियोटाइप होते हैं जेंडर के, जैसे उस उम्र में भी ये बात कैसे, मतलब इतने साल हो गए लेकिन मुझे अभी तक याद है कि पापा ने मुझे एक किताब दी थी पढ़ने के लिए, वो लेनिन की जीवनी थी। मरिया प्रिलेजाएवा नाम की एक किसी रशियन महिला ने लिखी थी, और वो बच्चों के लिए लिखी गई जीवनी थी, इसलिए वो दी थी। तो मैं रही होंगी मतलब दूसरी तीसरी चौथी क्लास पे। तो उस किताब में एक जगह लिखा था कि साशा जो उनके बड़े भाई थे लेनिन के, वो उन्होंने घर के बाहर बगीचे में अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना रखी थी। और वहाँ पे वो खाना खाने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, वो पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि नाश्ता होता तो उसके बाद पिताजी अपने कमरे में चले गए काम करने, और साशा जो है वो अपनी उस छोटी सी बगीचे वाली प्रयोगशाला में जाके और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था, और वो बहुत किताबें पढ़ता था। और लेनिन जो है वो साशा जैसा बनना चाहते थे। वोलोद्या नाम लिखा था उस किताब में उनका, बचपन में वोलोद्या नाम था। तो वोलोद्या साशा जैसा बनना चाहता था, तो वोलोद्या भी साशा की नकल करके किताबें पढ़ता था वगैरह वगैरह। नाउ साशा वोलोद्या एंड इनटू बुक्स एंड लाइक अपनी छोटी सी प्रयोगशाला और प्रयोग कर रहे हैं तमाम सारी चीजें। और फिर उसमें अगला वाक्य था कि तो उसके बाद माँ दोपहर के खाने की तैयारियां करती, हाँ, या कुछ कुछ सिलाई कढ़ाई का काम करती। और जो बहन थी मारिया, हाँ, वो दोपहर के खाने में माँ की मदद कर रही होती थी। या माँ ने बहनों को भी घर के सारे काम, सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा दी थी। पियानो बजाना भी उसने था ना, पियानो बजाना सिखा दिया था। देयर वाज दिस फैमिली पियानो। ये किताब रखी होगी कहीं सामने, और ये बच्चे, एंड इट्स लाइक कि भाई
जाके किताब पढ़ता है, एक्सपेरिमेंट करता है। पिताजी अपने कमरे में बैठ के, पिताजी भी के भी कमरों, जो कमरे का डिस्क्रिप्शन है उसमें मोटी मोटी किताबें रखी हैं, एक बड़ा सा टेबल था, वो सब याद है ना, कि टेबल पे सर झुका के पिताजी काम करते रहते थे। और माँ जो है वो बहनों को सिलाई कढ़ाई करना, खाना बनाना, पियानो बजाना, ये सब सिखा रही है। तो उस उम्र में भी ये बात ऐसे कैसे एकदम से चुभ जाती है, क्योंकि आपको डिस्क्रिमिनेशन, खासतौर पे हम लोग जिन तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, हमको वो बहुत पहले दिन से हमेशा दिखता था। वो इतना लाउड था, इतना मतलब सटल्ड नहीं था, बहुत क्रूड था। और वो उसके बाद वो आपको किताबों से भी वही इमेजरी मिल रही है, फिर आप जो सिनेमा देख रहे हैं उसमें भी यही है। जब कक्षा 1 की किताब में भी गोपाल पाठशाला जा, रमा घर के काम में माँ का हाथ बटा, तो आपका रोल हमेशा बहुत फिक्स टाइप का होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों ने हमारा पूरा सबकॉन्शियस गढ़ा है। एंड वी वर एंड आई वॉज तो 100% अ टिपिकल वुमेन इनटू दैट टिपिकल माइंडसेट, टिपिकल रोल। और वो चीज़ें बहुत बाद में दूसरी तरह का ज्ञान, दूसरी तरह की समझदारी, दूसरा आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, लेकिन आपको, आप उसको और वो भी कर लेते हैं ना, आत्मसात भी करते जाते हैं, आप उस रोल में ढलते भी जाते हैं कि शायद ऐसे ही होता है, ये जो हो रहा है वो गलत है और कुछ और ऑल्टरनेटिव मुमकिन है। तो ये तो जब दूसरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं, उस तरह के विचार, वैसी किताबें, वैसी वैसी कहानियाँ, तब वो सारे पूरा दुनिया टूटनी शुरू होती है एंड यू बिल्ड योर ओन लाइक न्यू वर्ल्ड। लेकिन तब तक आप बहुत ऑर्गेनिक तरीके से अपने सिस्टम में उसको एकदम गुजार चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानियाँ मतलब लड़कियों को एक मजबूत और लड़कों को एक ज़्यादा काइंड, ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा ज़्यादा दयालु, ज़्यादा कंसिडरेट मनुष्य बना सकें, वैसी कहानियाँ मेरे बचपन में, मेरी ज़िंदगी में आसपास किसी भी रूप में नहीं थी। तो इसलिए शायद ये हिंदी की दुनिया की बड़ी क्राइसिस भी है दैट वी डोंट हैव लाइक ग्रेट स्टोरीज टू टेल आवर चिल्ड्रन। व्हाट डू यू हाँ, ये है मतलब कुछ दोस्त हैं मेरे जो गाँव में काम करते हैं, वहाँ पे पुस्तकालय चलाते हैं बच्चों के लिए और खूब पढ़ने भी आते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मतलब वहाँ पे बहुत अंग्रेज़ी नहीं चलती है, तो हिंदी की कौन-सी किताबें दूँ? मतलब शायद अब और आने लगेंगी और फिर मतलब जैसे ये किताब मुझे मिली तो मुझे लगा कि मैं ये किताब भेज सकती हूँ। तो अगर शायद और ऐसी किताबें आने लगें तो शायद कुछ बदलेगा। और ये जो रोल की बात हुई ना अभी जो तुम रोल का कह रही थी कि उसमें लड़की ऐसे करती है, ये मुझे इस किताब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो भी औरतें हैं एक तो उनका लक्ष्य है या वो जो करती हैं दुनिया में वो काम है, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत कहानी है उसमें सबकी बहुत अलग अलग है। जैसे किसी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलते कि उसका कोई रोमांटिक रिश्ता किसी से है या नहीं, कुछ नहीं कहते हैं और वो बहुत ही आम होना चाहिए और उसी तरह से दिखाते हैं। किसी कहानी में है कि उसने इससे शादी की, क्लियोपैट्रा की कहानी थोड़ी रोमांटिक है, बाकी सब है कि उसने इससे शादी की। और किसी में है उसने इससे शादी की और पति ने उसको काम करने से साफ मना कर दिया, फिर उसने तलाक ले लिया और अपने बच्चों को लेके। तो ऐसे इतना ही होना चाहिए ना कि जो आप हाँ। करना चाहते हैं उसको अगर नहीं करने दिया जा रहा है। उसमें ये भी रूथ की कहानी जो है, रूथ बेडर गिन्सबर्ग की मार्टी का रोल जो है एक पत्नी के रूप में, कि वो बहुत खुश है कि उसकी पत्नी ये सारे काम कर रही है। तो जब दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग जेंडर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक तो उनको लगता है कि हम इस तरह के भी पार्टनर्स हो सकते हैं, हम चुन सकते हैं कि हमें वो वाला होना है जो कि कहता है कि तुम्हें काम नहीं करना है और पत्नी कहती है कि भाई सिर्फ बैठे रहो, मैं चलती हूँ। एक किसी की कहानी है ना, हाँ, उसमें वो उसके पिता कहते थे कि लड़की का काम खाली रोटी बनाना, बच्चे पैदा करना है। I'm हाँ not forgetting the name. हाँ, sorry to हाँ interrupt you, नहीं continue. हाँ। हाँ, फिर पिता ने कहा था कि तुम अगर घर छोड़ के गई तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना किसी सपोर्ट हाँ की। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह के अलग अलग रोल्स हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष का एक ही रोल है। तो जब दूसरे बच्चे पढ़ लड़के अगर पढ़ रहे हैं इसको तो वो भी सोच सकते हैं कि उनको क्या रोल चाहिए। और जैसे माटी का एक एग्जाम्पल है या और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि लड़कियां भी देख रही है ना कि अलग अलग आप
बहुत सारे रिश्तों में आप हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, उसके अलग-अलग रूप हो सकते हैं। ऐसा नहीं हम्म, दिखाया गया कि सब बिल्कुल एक ही ढाँचे में फँसी हुई है। तो मुझे हम्म, लगा ये जो चल रहा था, ये जो इसका परिप्रेक्ष्य था वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबकी पर्सनल स्टोरीज़ भी अलग होती हैं और जो बाहर काम कर रही हैं हम्म, वो तो उनका काम है ही। और हम्म, हो सकता है ऐसा नहीं कि सबको, जैसे हमें कई बार कहा जाता है ना कि अच्छा तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो और सबको मना भी लो और बैलेंस करके और फिर ये वाली जॉब ले लो, तुम घर पे तुम्हें तक आ जाओगी, लेकिन तुम जॉब तो कर ही रही हो तो हम कहाँ तुम्हें। तो ये जो होता है ना कि सब कुछ वैसा नहीं है, ये है कि नहीं भाई मैं, मेरा गोल ये है, मैं ये कर रही हूँ। तो हम्म, अगर आप उसमें मुझे पीछे खींचेंगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकती, या अगर आप हाँ, मेरे अच्छे साथी हैं तो मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहूँगी। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, हाँ। मतलब अगर डिवोर्स लेना, पति को छोड़ देना और अकेले रहना या किसी के साथ रहना, या मतलब एवरीथिंग इज लाइक सो इजी, मतलब सहजता से इसको बता दिया, हाँ ठीक है। ऐसा था। द मेन फोकस इज हर वर्क, कि उसने क्या बड़ा काम किया अपनी जिंदगी में, बाकी सब चीजें ठीक है पर साइड में चल रही है। तो या तो मतलब अंकिता, जैसे जब हम बच्चों की किताबें, जो हमने शुरू में भी बात की कि किताबों के बारे में सोचते हैं, तो बच्चे होते हैं दिमाग में, मतलब एक लड़का और एक लड़की, हम चाहते मतलब कि जॉइंट स्कूल हो, साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में चीजें करें, साथ में लड़े, साथ में सारी चीजें करें। तो उनके लिए जो किताबें लिखी जाए, उनकी जो कहानियां हो, वो भी ऐसी हो कि जो दोनों को एक साथ एक जैसी सुनाई जा रही है, मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। वो जो सुबह तुम कह रही थी ना, किसी कौन सी कैंडी जो पिंक और ब्लू अलग अलग कलर में आती है, और एक में कार निकलती है और दूसरे में किंडर जॉय, वो आप किंडर अगर जॉय। शॉप में जाओगे ना तो वो दुकानदार आपको पिंक वाला थमा देता है। ओके, हाँ, हाँ। तो वहां से ही आपका डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है कि टॉफी का रैपर के कलर से लेके अंदर जो निकल रहा है वो भी अलग है। तो ये स्टोरी कहानियां सुनाने में क्या मतलब, लड़कों के लिए, लड़कियों को इस चीज का इस बहुत मतलब इक्वली हिस्सा होना चाहिए, मुझे लगता है कि हम जिस इक्वालिटी की और जिस बराबरी की बात करते हैं अपनी एडल्ट लाइफ के लिए, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द डे वन, जब वो पैदा हो, शायद वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो लड़के इस कहानी, इन कहानियों का कैसे हिस्सा हो सकते हैं, मतलब हमें उनको, उन्हें किस तरह की उनकी दुनिया कैसी है, एंड हाउ डू वी लाइक एक्चुअली फेल टू समटाइम्स आल्सो टू अंडरस्टैंड अ मेल चाइल्ड, कि उसके ऊपर भी मतलब जैसे हम हमको टिपिकल लड़की बनाने, शायद उसके ऊपर भी अलग तरह के प्रेशर्स और चीजें होती हैं। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है उस कहानी का नाम होना चाहिए द बॉय हु वांटेड टू बी, या लड़का जो बस होना चाहता था कि भाई होने दो, मुझे चाहे खाना बनाना है या मुझे स्कर्ट पहननी है या जो भी करना है। हम्म, लेकिन उन पर भी तो इतने सारे प्रेशर्स शुरू से रहे ना, जिसकी वजह से भी वो मतलब बहुत कम ही माटी जैसे शायद निकल पाते हैं, और ज्यादा लोगों को लगता है कि मतलब वो अंदर से क्या महसूस कर रहे होते हैं ये तो वो भूल ही चुके होते हैं। हो सकता है कि अगर उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाती तो वो बहुत खुश होते अपनी पत्नी की हाँ, सफलता में, लेकिन वो तो मना कर दिया गया था कि भाई महसूस नहीं करना है अगर आप लड़के हैं तो और हम्म, आपको ये चीजें करनी है, तो फिर वो बस वो जो उनको मिला था आदेश पत्र हम्म, उसका वो उसको वो लागू कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कहानियां होनी चाहिए जिसमें लड़के वो चीजें कर पा रहे हैं, हम्म, या अलग-अलग जेंडर के लोग वो चीज़ें कर पा रहे हैं या उनको पसंद कर पा रहे हैं। अंग्रेज़ी में मैंने देखा है कि अब निकलने लगी हैं अल हम्म, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप किसी बच्चे को समझाते हैं कि अगर हम्म, कोई होमोसेक्सुअल कपल है या हम्म, कोई ट्रांस कपल है तो कैसे, मतलब बच्चे बहुत समझ जाते हैं कि अच्छा 2 लोग हैं जो प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो ये जो पूरा एक बनाया गया है ना, ये जो हवा बनाई गई है कि भाई बच्चों पर ये असर वो असर, ये तो हमारी दिमाग की गंद होती है जो हम बच्चों को बदनाम कर देते हैं। तो मुझे हम्म, लगता है कि मैं वो कहानियां देखना चाहूंगी जिसमें लड़के अलग अलग चीजें कर रहे हैं, और ये हम्म, हमारे आसपास मैंने सभी लड़कों को किसी ना किसी रूप में तो देखा ही है कि वो कुछ करना चाहते हैं और कुछ हम्म, और कर रहे होते हैं। हम्म, जैसे जो अनुराधा की भी किताब है मनीषा, हम्म, आज़ादी में इमरान, मैंने हम्म, उसके कमेंट में पढ़ा था, बहुत सारी लड़कियां कह रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर एक लड़का कहता है कि मैम हमें भी आज़ादी नहीं है घूमने की, हम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई। तो उसकी भी आवाज को सुनना है, और वही मतलब साथ में सबको एक हाँ, दूसरे को
साथ लेकर और एक दूसरे को सुनते हुए चलना है। तो वो कहानियाँ फिर लड़कियाँ भी पढ़ें, क्योंकि वो जो सिर्फ रोमांटिक स्टोरीज में डाल दिया जाता है ना कि घोड़ा घोड़े पर आएगा और आपको बचा के ले जाएगा। अब जिसपे अब कंसेंट की भी बातें हो रही हैं कि भाई कैसे आप स्लीपिंग ब्यूटी को आप कैसे कर सकते हैं बिना उसे। यार फोन एक लैंडलाइन बज रहा है और मैं घर में अकेले रहती हूँ, तो मुझे लाइव छोड़ के 1 मिनट उठाना पड़ेगा। हेलो भैया भेज दीजिए, लेकिन उसको कहेगा कि हाँ मेरा लाइव चल रहा है, तो वो धीरे से चुपचाप आके बैठ जाए, फोन से बात आप भेज दो। ये सब बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मनीषा कहानियों में जानी चाहिए। मतलब बहुत साफ सुथरी कहानियां होती है ना कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो हाँ जिंदगी में जो चीजें होती हैं, मतलब ये तो हाँ। बहुत छोटी चीज थी कि आपको ये सारे भी काम करने होते हैं, हम्म लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे आजकल एक एक ऊपर ऊपर का अप्रूवल मनीषा बहुत सारी चीजों को मिल गया है। जैसे कि मैं हरियाणा में रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मैंने स्पोर्ट्स की काफी बात की लड़कियों से, और फिर कुछ पूछा रिलेशनशिप्स के बारे में। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे बहुत भरोसा करके यहाँ भेजा है। तो मुझे लगा कि अगर वो अपने पसंद का साथी चुनती है, तो ये भरोसा तोड़ने वाली कैसे बात हुई। क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नहीं, हम बहुत खुले विचारों के हैं और हम अपनी लड़कियों को खेल कूद के लिए भेज रहे हैं, लेकिन साथ में सेड या अनसेड ये चेतावनी भी है कि आप इस दायरे में रहकर ही करेंगे। हम्म तो वो चीजें जब सामने आती हैं, मैं फिर से पर्सनल पे जा रही हूँ, मुझे लगता है और हम सब ने इसका सामना किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई एक्चुअली बाहर भी नहीं, घर पर होती है। हम्म तो उन चीज़ों की भी बात मुझे लगता है हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए कहानियों में, बच्चों के लिए भी। क्योंकि हम्म। हम बहुत गलतफ़हमी में रहते हैं कि हम उन्हें बचा रहे हैं, पर एक्चुअली बच्चे हमें बचा रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं और हमें ये पता है लड़कियों के तौर पे कि हम लोग हमेशा अपने परिवार को बचाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कभी बात नहीं की इन चीज़ों के बारे में कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है या चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। तो हमें लगता था कि अगर हम बताएँगे तो वो परेशान होंगे और वो हमें नहीं पता वो कैसे हैंडल करेंगे। तो हमें लगता था हमें खुद ही हैंडल करना है, पहले उसको समझना है कि ये क्या हुआ, उसके बाद हैंडल करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब बड़े ही इस तरह से एक मुगालते में रहते हैं कि ये सब नहीं बात करेंगे तो नहीं होगा। पर ये सब बातें अब जैसे 3 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वो आइडेंटिफाई करे किसी अब्यूज़र को और लोगों को घर पे बताएँ। तो ये सारी चीज़ें कहानियों के तौर पे, जैसे कि हाँ। मैं एक पत्रकार के बारे में पढ़ रही थी, मेरे ख्याल हम्म से ईस्ट यूरोप में, कि जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग डूइंग्स, गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ कर रही थी, और उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनका सेक्स हाँ। वीडियो लीक कर दिया गया। पता नहीं उनके घर में कैमरे शायद लगाए गए थे गुप्त तरीके से, हम्म और उनको वार्निंग दी गई पहले कि तुम अपना काम बंद कर दो, वरना हम तुम्हारा वीडियो दिखा देंगे। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है भारत में, मतलब लड़कियों ने आत्महत्या की है इस बात पे, भारत में नहीं, अलग-अलग जगहों पे। क्योंकि हाँ। ये सबसे बिल्कुल। बड़ी शर्म की बात है कि तुम्हारा शरीर दिख गया। तो वो पत्रकार अपना काम करती रही। ऐसा तो नहीं है कि उस हम्म। पर असर नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ बताना बचपन से कि सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है, हाँ वो भी हमें ज़रूरी नहीं कि मुद्दा ही वो हो, मुद्दा ही सिखाना हो, लेकिन कहानियों में, क्योंकि लाइफ में ये चीज़ें साथ-साथ में चलती है और हम उससे लड़ते हैं और हम लोग को लड़ने में बहुत साल लग गए क्योंकि हमने समझा बहुत देर से। तो मुझे लगता है ये शुरू से ही कहानियों में आनी चाहिए चीज़ें। हाँ। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारी ट्रेनिंग तो इसके ठीक उलट रही है ना, कि ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, सबसे बड़ी पवित्रता का गढ़ यही है, आपकी बॉडी, उसको ही आपका सबसे बड़ा खजाना यही है, आपका सबसे बड़ा हथियार यही है, आपकी सबसे सारी इज्जत इसी में। तो हमारी इनफैक्ट तो हमारी ट्रेनिंग तो इसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट हुई है। तो इसके उलट ये एक तरह की सहजता कि मतलब ये सब कुछ हुआ भी तो ठीक है, व्हाट्स बिग डील।
और लेकिन ये बात बहुत बचपन से ट्रेनिंग का, हमारी पढ़ाई का, हमारे एजुकेशन का हिस्सा हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस तरह की किताबें लिखी जानी चाहिए, इस तरह की कहानियाँ होनी चाहिए कि मतलब एक्सपर्ट्स कैन डू इट बेटर, कि आप कैसे कम्युनिकेट करें बच्चों तक इन बातों को, ये सारी ज़रूरी बातें। राइट। एक चीज़ वो बीच में फ़ोन की वजह से इंटरप्ट हो गया कि वो जो हम लड़कों की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे ना, तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मैं एक फैमिली में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। तो उस फैमिली में 3 लड़कियां और 1 लड़का था। तो वो लड़का सेकंड या थर्ड क्लास में रहा होगा। तो इट वाज अ वेरी लाइक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में मतलब बहुत ही टिपिकल पेट्रियार्कल शॉविनिस्ट फैमिलीज जैसे होती हैं कि जेंडर रोल्स बहुत ही ज़्यादा डिफाइन थे कि बहू जो है वो हमेशा सर पे पल्ला ही रखेगी और अपने पति तक के सामने उसका सर से पल्ला नहीं उतरता, वो रसोई में ही रहेगी, सास ही खाली देखती थी। इट्स लाइक और दैट वो डिस्क्रिमिनेशन चल के बच्चों तक आता है। तो लड़कियां ठीक है, छोटी थी तो स्कूल जाती थी, पढ़ा रहे थे, ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे उनको, लेकिन लड़कियों ने अच्छा नंबर लाया नहीं लाया, क्या नहीं किया, इट वाज नॉट लाइक अ बिग डील कि ठीक है वो पढ़े। लेकिन उस लड़के के ऊपर बहुत भयानक प्रेशर था इस बात का कि उसको तो अच्छे नंबर आना नहीं चाहिए उसको और उसके साथ मतलब उसको मुर्गा बनाना, मार पिटाई करना, सब बहुत सारा वायलेंस होता था। तो मुझे वो बच्चा क्रिएटिव था अपने तरीके का, मतलब वो उस उम्र में भी अपनी साइकिल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको उसने खुद ठीक कर लिया। अगर क्लास 3 का बच्चा अगर अपनी साइकिल खुद बना ले रहा है, इसका मतलब कि कितना शार्प टेक्निकल ब्रेन होगा उसका। लेकिन वो एक खास तरह की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर और ऑल दैट। तो मुझे अच्छा, उस बच्चे ने मुझे एक बार एक बात कही, जो खेल खेल में ऐसे ही कह रहा था कि वो हमारे स्कूल में ना मैडम टीचर जो है वो सिर्फ लड़कों को मारती है और लड़कियों को नहीं मारती। तो भी वो छोटे बच्चे को ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको मारना चाहिए, आई एम सेइंग कि आप जब इस तरह का आप लड़कों के साथ एक खास तरह की का वॉयलेंस करते हैं क्योंकि आपको आप ये मैसेज देना चाहते हैं लड़कों, क्योंकि लड़के मजबूत होते हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, लड़का लड़के को तो मार दो, बिटिया को बहुत वो नाजुक है उसको संभाल के रखो। तो आप उसके साथ वॉयलेंस करके आप एक नया वॉयलेंट आदमी तैयार कर रहे होते हैं भविष्य के लिए। दे आर लाइक उनके अपने इमोशंस के साथ कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि उनके इमोशंस की कभी कद्र नहीं हुई या उस तरह से उनको वल्नरेबल होने की, कमजोर होने की, रोने की इजाजत नहीं। हमेशा एक प्रेशर थी तुमको स्ट्रांग ही रहना है। तो वो जो तुम कह रही थी ना कि एक ऐसी किताब जिसमें एक कोई लड़का खाना भी बनाता है, कोई लड़का सिलाई कढ़ाई भी करता है, लड़का फैशन डिजाइनर भी हो सकता है, लड़का मेकअप भी कर सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके बेटे को मेकअप करने का शौक है, और शौक नहीं लाइक ही इज सो एक्सपर्ट, ही इज सो गुड एट इट, ही कैन बिकम लाइक मेकअप आर्टिस्ट की बड़ा होके वो इतना अच्छे से। और वो कोई भी फिल्म देखेगा तो उसमें वो उन चीजों की बारीकियों को समझेगा, गूगल पे जाके पढ़ लेगा कि उसका मेकअप कहाँ किसने किया था। सो ये और किसी टिपिकल नॉर्थ इंडियन शॉविनिस्ट फैमिली में लेके क्या औरतों वाले काम है, मेकअप आर्टिस्ट बनेगा। तो ये सारी जो बाइनरीज और पूर्वाग्रह है ना कि लड़की को मजबूत होने की इजाजत नहीं है, लड़के को कमजोर होने की इजाजत नहीं है। तो इतनी ऐसी कहानियां होनी चाहिए ढेर सारी, और इस तरह की किताबें जिन सारी बाइनरीज को तोड़ती हो, और तरह तरह के लड़के, तरह तरह की लड़कियां, वो सब अलग अलग अपने अपने तरह के बहुत यूनिक हो सकते हैं, और हर यूनिक होना कितना खूबसूरत है। ये मैसेज बच्चों तक कम्युनिकेट किया जाए। आई थिंक लाइक यू शुड ऑल्सो राइट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डू यू थिंक? मैंने 8 कविताएँ लिखी थी हम्म। और उसके बाद मैं आज तक नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि मुझे तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगा। हम्म। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल आपकी बेइज़्ज़ती कर देंगे ना मुँह पे, कुछ भी आप अच्छा नहीं कर तो। और बड़ों के केस में वो हो जाता है, वो था ना एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, कि हाँ। एम्परर कहेगा कि भई तुम्हें ही नहीं समझ आया कि मैंने क्या नायाब कपड़े पहने हैं। तो हाँ। मुझे लोग ऐसे कह देते कि हाँ, तुम अच्छा लिखती हो लेकिन मुझे समझ नहीं आया, और बच्चे बोलेंगे ये क्या था? तो हाँ। हाँ, शायद इस डर से निकल कर मुझे कोशिश करनी चाहिए। वैसे यूनिकनेस और बाइनरीज़ से हटने की बात की तो मुझे इसके ना पिक्चर्स भी ध्यान में आए, जो विजुअल्स है किताबों की, और उसको हम्म। देखना भी बहुत ही रिफ्रेशिंग था। हम्म। क्योंकि कितनी मतलब
मुझे लगता है काफी सारी औरतें, मतलब जिन्होंने चित्र बनाए हैं वो औरतें ही हैं शायद, नाम से हाँ, लग रहा था, मैं श्योर नहीं। सब अलग अलग आर्टिस्ट हैं, कुछ महिलाएं हाँ, हैं कुछ पुरुष भी हैं। तो हाँ, ये भी लेकिन देखना, मतलब मैं जब बचपन की बात कर रही थी हम्म, मनीषा, तो अच्छा, एक तो ये सभी ऐसे मेरे लिए बहुत अच्छा है कि सब साइज 0 वाली नहीं है। हाँ और प्रिंसेस जो मैं हाँ बोल रही थी, बिल्कुल। परी का था, उसमें सब ऐसी ही थी। हाँ, ऐसी नहीं, मतलब वो साइज 0 ये देखो कांच ना, वाली, वो था। हाँ, so तो यू नो शी amazing। शी इज द रोल मॉडल। या मतलब हर तरह की हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। और हम्म दूसरी चीज ये कि मतलब मुझे याद है कि वो जो सारे, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, ये उस समय जो बहुत सारी मैगजीन्स होती थी, या हम्म बहुत सारे जो न्यूज़पेपर में भी कहानियां आती थी, उसमें हम्म हमेशा एक ही, मतलब मैं देखती थी औरत का चित्रण, कि हम्म उसके क्लीवेज पे एक वाई लिखा हो, तो मुझे लगता था ये वाई क्यों लिख दिया है, मतलब दैट इज द फोकस ऑफ द मेल गेज ना, कि भाई औरत है कैसे पता चलेगा, तो उसका क्लीवेज क्लियरली दिखना चाहिए। उसमें कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है कि वो दिखे नहीं दिखे, लेकिन ये सारी तस्वीरें एक सी की, आप बस ये ही सोच रहे हो कि उसकी बॉडी मेल गेज के हिसाब से। मैंने एक हम्म बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि प्लस साइज माइनस साइज अलग अलग साइजेस, ये अलग बात है। हम्म लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि माई बॉडी इज नॉट फॉर यू टू कंज्यूम एंड सी, मतलब मेरा शरीर मेरे लिए एक फंक्शन की पूर्ति कर रहा है ना, मेरा काम कर रहा है, मुझे खड़ा रख हाँ रहा है, मुझसे काम करा रहा है, मुझे आराम दे रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है। जैसे लोग कमेंट करने लगते हैं ना कि भाई ये ऐसा, ये मतलब इसको मतलब आपके गेज के लिए या आपकी सहूलियत के लिए, आपके कमेंट्स के लिए नहीं हम्म बनाया गया है कि मैं इसको उसके हिसाब से रखूं। मैं अब मुझे किस तरह से ये बेस्ट सर्व करता है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे हम्म लगता है कि ये एक जब टीम भी चेंज होती है और अलग अलग लोगों का गेज आता है, तो वो भी हम्म बिल्कुल पलट देता है। अब इसको देख के तो लोगों को, मतलब लड़कियों के काम के बारे में ही सोच रही हैं और चेहरे देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपकी वो कैसी दिखती है। आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसा होना चाहिए। अब किसी का ये तो नहीं लिखा है ना कि उसका वजन इतना था, या वो इस रंग की थी, या उसके ऐसा। तो मतलब क्लियोपैट्रा का तो थोड़ा रोमांटिसाइजेशन हर जगह ही है, वो तो हम्म ब्यूटी वाली बात वहां पे आई है। पर हम्म उसके अलावा बाकी सारी जगहों पे हम्म उनके काम की बात है, और फिर उनका चेहरा जब सामने आता है तो देख हम्म, के बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये थी वो, कि हाँ पुटिंग अ नेम टू द फेस जो कहते हैं, कि या पुटिंग टू द नेम, कि अच्छा ये थी, इस चेहरे से मैं इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि हम्म उसने ये काम किया, इसलिए नहीं हम्म क्योंकि इसको देख के सब लोग कह रहे हैं कि खूबसूरत है और फिर मुझे भी ऐसा। हाँ हाँ राइट। और या मतलब एंड इट फील सो फेमिलियर ना, जैसे लोग, जैसे हम हैं, जैसे हमारे आसपास सारे लोग हैं, वो उस तरह का प्रेशर कि वो खूबसूरत और वेरी लाइक अनरियलिस्टिक इमेज जो होती है। ये जैसे इसमें एक विल्मा मैन किलर की कहानी है ना, तो मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। ये है कौन से पेज पे है, अच्छा पेज नंबर नहीं दिया हुआ है इसमें, एकदम आखिर की, आखिर की दो तीन कहानी लास्ट में विल्मा। तो पता विल्मा, है हाँ, मैं, टाइटल विल्मा चीज। मैनकिलर, हाँ। तो मैंने ये कहानी तो कर दी और ये ट्रांसलेशन कर दिया, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत करते हुए पढ़ना था वो सब पढ़ भी लिया। देन आई वाज वाचिंग दिस फिल्म ग्लोरिया स्टाइनम वाली, द ग्लोरियाज। तो ग्लोरियाज में विल्मा मैनकिलर आती है, ग्लोरिया स्टाइनम और ये बहुत अच्छे दोस्त थे, सो देन आई कुड लाइक कनेक्ट, ओ ग्लोरिया स्टाइनम की तरफ से तो ये भी फेमिनिस्ट वो भी फेमिनिस्ट, ये तो देख ऐसा लगता है ना अच्छा ये तो अपनी फैमिली की। मनीषा, मैंने इसके लिए ना मतलब मुझे बहुत मजा आया पढ़ने के बाद। तस्वीर हाँ वगैरह तो मैं नहीं कुछ खास बना पाती, लेकिन मैंने क्विज लिए इसके। ये जो है ना कि हाँ आप किस तरह की लीडर है इस सिचुएशन में, आप मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन में। तो वो भी या बड़ा मजा आ रहा है कि कैसे वो इससे पहले कि लोग भूलें या किताब को रख दें, या फिर ये हाँ सोचें जो मैं पहले बात कर रही थी कि अरे वो तो नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है करना। वो हम्म, तुरंत आपको उस अभ्यास पे भी ले जाता है कि हाँ आप भी तो लीडर है ना, तो आप किस तरह के लीडर है। हाँ हाँ तो हाँ जैसे हम इस चीज को अज्यूम बहुत एक नॉर्मल चीज मान रहे थे कि आप व्यक्तिगत लाइफ में कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी रिश्ते हो सकते हैं आपके पुरुषों से या नहीं हो सकते, वैसे हम्म इसमें है कि आप बिल्कुल अभ्यास कि हाँ लीडर तो हम सभी हैं, ये देखते हम्म हैं कि किस तरह के लीडर है।
और हाँ। फिर अगर आपको नारे बनाने हुए तो किस तरह के बनाओगे, और इस तरह की बहुत क्रिएटिव चीजें हैं। तो ये हम्म। भी ये होना चाहिए। मतलब मुझे पहले जब मैं किताब पढ़ती थी मुझे लगता था कि लास्ट के कुछ खाली पन्ने नोट्स के लिए होते हैं। जब मैं पब्लिशिंग में गई तो पता चला कि वो पूरा फॉर्म का चक्कर होता है और इसलिए कुछ पन्ने खाली रह जाते हैं। लेकिन हाँ। खाली क्यों, उसमें फिर हमें इस तरह की चीजें डालनी चाहिए। वो हाँ, एक अच्छा बिल्कुल। फॉर्मेट के हिसाब से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, आई ऑल्सो डिड दैट दिस एक्सरसाइज। बाद में नोट्स कंपेयर करेंगे कौन किस तरह की लीड। तुम हाँ, शांत वाली नहीं होगे, शांत वाली मैं हूँ। अच्छा, मैं एकदम झंडा उठाने वाली लीडर। ठीक है, विल कंपेयर आर नोट्स। सही फिर है। जिम्मेदारियां उसी हिसाब से बांट लेंगे कि हाँ। जहाँ पे ठंडा दिमाग चाहिए, जहाँ पे गर्म दिमाग चाहिए, उसके हिसाब से वी कैन टेक टर्न्स। या या सो आई थिंक इट्स बीन 45 मिनट्स, तो या लास्ट नोट्स के साथ खत्म करते हैं। तो क्या है आपके लास्ट एंड पेज नोट्स? ओके, मेरा एंड नोट यही है कि सारे पेरेंट्स को अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भी, अगर आपका बेटा बेटी दोनों है तो दोनों को साथ में बिठा के, और अगर सिर्फ बेटा है तो उसे भी, विद्रोहिणी की कहानी तो इसका मतलब नहीं कि वो लड़के के लिए नहीं है, और लड़की है तो 100%, लड़के के लिए भी 100%। एक्चुअली यू नो व्हाट आई फील कि लड़कों को इसकी ज्यादा जरूरत है। उनको बेहतर मनुष्य बनाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़कियां तो बनी जाती है, मतलब उनको तो कैसे भी करके ठोक पीट के लोग बना ही रहे होते हैं। दूसरा, जिसका द वन हु इज एट द रिसीविंग एंड हैज मोर चांसेस टू ग्रो एंड बिकम बेटर एंड लाइक डू थिंग्स, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो नहीं करेंगी तो वो वैसे भी हाशिए पर है, वो और पीछे होती जाएंगी। असली प्रॉब्लम की जड़, जब बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह की भाषा से बचना चाहिए कि वो प्रॉब्लम की जड़ एंड ऑल दैट, बिकॉज दे आर ऑल्सो जस्ट किड्स। और प्रॉब्लम की जड़ जो आसपास का पूरा समाज और कल्चर है, जो कि बना उनको एक प्रॉब्लम के रूप में बड़ा करके और हमारे सर के ऊपर पे डाल देता है, फिर हमको उसे झेलना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम की जड़ ना बन के एक बेहतर मनुष्य बने, तो शायद लड़कों के ऊपर ज़्यादा काम करने की, लड़कों के लिए भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखने करने की ज़रूरत है। तो सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को और बेटों को खासतौर पर ये किताब, ये बिल्कुल नए तरह की पैकेजिंग है, पता है, ये अभी तक सिर्फ लड़कियों के लिए रेबल गर्ल्स की कहानियां करे थे, इसको कहना चाहिए लड़कों के लिए रेबल गर्ल्स की कहानियां। तो ये पढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़ों से बात कर करके थक चुके हैं, बड़े कुछ अच्छा रिजल्ट तो दिया नहीं उन्होंने, सारा श्रम बेकार जाता है उनके ऊपर किया हुआ। तो अभी बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए, बच्चों के लिए लिखना चाहिए, बच्चों से बातें करनी चाहिए, बच्चों को सिखाना तो चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, बट बच्चों से सीखना भी चाहिए। बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं मनीषा। मुझे लगता है वो रेडीमेड तो बहुत सही आते हैं, हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। अभी मेरी मेरी जो 5 साल की भांजी है, उसके हाँ। पिता ने उसे कुछ कहा इधर आओ या उधर जाओ जैसा, और वो पलटी और उसने कहा कि मुझे जो करना है करूंगी, जिधर जाना है जाऊंगी, अगर कहीं जाके कुछ दिन रहना है तो मैं रहूंगी, और अगर मुझे वापस आना हुआ तो मेरे पास आपका नंबर है। और सच में उसे नंबर याद है अपने पिता का। मैं फोन करूंगी। तो उस पे डिबेट छिड़ गया फैमिली में। कुछ तो ऐसे हम लोग कह रहे थे ये, और कुछ लोग कहते नहीं नहीं बच्चों को ऐसे मत सिखाओ फिर वो बदतमीजी करेंगे। तो मेरी बहन ने कहा कि देखो ईमानदारी से बताऊं तो ऐसे तो मतलब हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है कि बच्चे सारी बात हमारी मान लें हम्म। और हम फ्री हो जाएं। लेकिन उसके लिए तो अच्छा नहीं है ना। उसने कहा कि जब वो आगे जाएगी जिंदगी में और वो किसी चीज को आंख मूंद के नहीं मान रही है, सवाल कर रही है, या वो पुशओवर नहीं है, लोगों से दब नहीं रही है, तो ये तो अच्छी बात है। और लड़कियों के लिए तो और भी अच्छी बात है क्योंकि इतना ज्यादा उनको फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लड़के लड़की बच्चे बच्ची अलग अलग जेंडर्स के सभी लोग खुद तो बहुत ही सही हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे इसका कॉन्फिडेंस कम है मेरे बच्चे का, मैं इसको डिबेटिंग में भेज रहा हूँ। तो शुरू से तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत था। उस समय आपने उसको इतना टोका कि ये मत बोलो, वो बोलना सही नहीं है, इसके सामने ये नहीं बोल सकते हो। मतलब मैं रूडनेस या बदतमीजी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक खुल के बोलना और सच बोलना। तो आप इतना ज्यादा उसको टोकते हैं कि वो तो सेकंड गेस करने लगती है कि मैं क्या बोलूँ, और कॉन्फिडेंस तो फिर लूज होता ही है। और फिर हम कहते हैं कि अब इसको डिबेटिंग में भेजो ताकि बोलने में कॉन्फिडेंस आए। तो हमें बहुत सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें बहुत सारी ऐसी किताबें पहले
पढ़नी चाहिए और फिर सुनना चाहिए बच्चों को, और उसके बाद लिखनी चाहिए कहानियाँ, रात दिन हम सोचे कि हमारे पास ज्ञान है जो हमें देना है। या बिल्कुल। तो खत्म करते हैं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हाँ, लगा बातें करके। अब ये शो एंड कैसे होगा? ये हम स्टूडियो छोड़ लीव कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, वी कैन लीव द स्टूडियो। हंसते हुए, लोग अक्सर गुस्से में स्टूडियो छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग खुशी खुशी छोड़ रहे हैं। या ओके, बाय ओके, बाय। बाय बाय।